नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो एस्टेट के अंदर 30 नंबर की आती है और सीटेट के अंदर भी साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ये एस्टेट और सीटेट में 30-30 नंबर की आती है और बहुत ही मायने रखती है। एग्ज़ाम में इसको जब करने बैठते हैं तो समय भी पूरा लगता है और प्रश्न भी बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम एस्टेट 2018 में आए हुए प्रश्नों को करेंगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। आपको एग्ज़ाम का पता चलेगा कि एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाता है, हमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक को पढ़ना चाहिए और इस 2018 के एग्ज़ाम में कौन कौन से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे कि हमें पता चले कि साइकोलॉजी में पूछा क्या जाता है। तो इसको पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। तो आज शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एस्टेट 2018 के प्रश्न है, मित्ता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय मतलब डर दूर कर लिया था। मित्ता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर यानी कि भय वापस लौट आया। मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला, भय के मतलब डर के इस प्रकार वापसी को कहा जाता है। एस्टेट 2018 में प्रश्न है भाई, भय के इस प्रकार वापसी को कहा जाता है। क्या कह रहा है ये कि मीता ने खिलौना सांप से लगने वाले डर को दूर कर लिया था। पहले उसने दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। तो सॉरी भाई, तो भय के इस प्रकार वापसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या उसको उद्दीपक सामान्यकरण कहा जाता है, उद्दीपक विभेदन कहा जाता है, स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाता है या विलोपन? विलोपन तो हो ही नहीं सकता, इसको तो भूल कहते हैं। इसका आंसर आएगा स्वतः पुनः प्राप्ति। भय के इस प्रकार की वापसी को क्या कहते हैं? स्वतः पुनः प्राप्ति। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, एस्टेट 2018 कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। इसमें से बताना है। प्रश्न को आप पूरा पढ़ोगे, पूरा पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इसमें पूछा है या नहीं है और नहीं है। ये 2 या 3 प्रश्न मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर गलत करवाते हैं, क्योंकि यहाँ जब करने बैठते हैं इसको पहले तो समय ज़्यादा लेता है और ये टफ लैंग्वेज होने के कारण ये चीज़ें हमारे समझ में भी नहीं आती। तो इससे अच्छा है कि आप इसको बार बार देखिए और प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विलोपन। क्या विलोपन शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्या स्वतः पुनः प्राप्ति शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्या शेपिंग
शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्या उद्दीपक विभेदन शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा शेपिंग। शेपिंग है जो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। एस्टेट 2018 के अंदर आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। आपको पता है कि आप विलोपन के बारे में पढ़िए, स्वतः पुनः प्राप्ति के बारे में पढ़िए, शेपिंग के बारे में पढ़िए और उद्दीपक विभेदन के बारे में पढ़िए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सवलीनता। सवलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी। ये बोल रहा है कि सवलीनता की सबसे पहले व्याख्या किसने दी? एस्टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, हम कर भी एस्टेट 2018 के प्रश्न रहे हैं। क्या सैमुअल क्रिक ने सवलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या की? क्या लियो कैनर ने सर्वप्रथम व्याख्या की? या फिर B.F. स्किनर ने सवलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या की? या फिर J.P. वॉटसन ने की? तो किसने किया भाई? किसने किया? लियो कैनर ने। तो लियो कैनर ने सवलीनता की प्रथम व्याख्या की है। सबसे पहले व्याख्या किसने किया? लियो कैनर ने। प्रश्न नंबर 4 है भाई, गणितीय गणना। गणितीय गणना संबंधी अक्षमता। गणितीय गणना संबंधी अक्षमता, ये विकार होते हैं भाई। एक प्रकार है जो गणितीय गणना संबंधी है, वो अक्षमता का एक प्रकार है। कौन सा? एस्टेट 2018 सॉरी भाई, एस्टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि गणितीय गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है गामक अक्षमता का, या फिर अधिगम अक्षमता का, या फिर बौद्धिक अक्षमता का, या फिर दृष्टिबाधित अक्षमता का। तो इसका आंसर क्या होगा? ये अधिगम अक्षमता का। ये अधिगम के प्रकार होते हैं, जैसे कैलकुलेशन करना, और जैसे अधिगम का लर्निंग हो गया, जैसे ये इसके विकार है भाई। यह जानना, प्रश्न नंबर 5 है कि यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं। प्रश्न क्या है? यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है। एस्टेट 2018 में प्रश्न पूछा गया कि यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का। क्या वो प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? क्या वो घोषणात्मक का है? या फिर स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण है? या इनमें से कोई नहीं है भाई? इनमें से कोई तो है ही नहीं भाई। ये है भाई साइकिल कैसे चलाएं, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है भाई, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भाई, कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का प्रकार नहीं है। आप अगर इसको नहीं देखोगे ना तो आप सीधा आंसर ये लगा सकते हो संगीतीय बुद्धि का। क्यों? क्योंकि गॉर्डन के द्वारा संगीतीय बुद्धि भी दी गई है और भाषीय बुद्धि भी दी गई है और तार्किक एवं गणितीय बुद्धि भी दी गई है, और हाँ ये दी गई है। अगर आप इसको ना देखते तो शुरुआत में पढ़ते तो ऐसे ही टिक कर देते। आप प्रश्न को पूरा पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का प्रकार नहीं है। एस्टेट 2018 में पूछा गया, तो सृजनात्मक है। सृजनात्मक नहीं है भाई, सृजनात्मक है, गार्डन द्वारा दिए गए बुद्धि का प्रकार नहीं है। उसके बाद है भाई प्रश्न नंबर 7 है भाई। प्रश्न नंबर 7 है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। ये स्टेटमेंट पूछी जा रही है भाई। ऐसे ही ये थोड़ा कॉमन सेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है। मतलब किस चीज के बारे में ये बता रहा है कि यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित
करता है, जैसे कि पियाजे ने बताया। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एस्टेट 2018 का प्रश्न है। क्या सहयोग की नैतिकता है, सहयोग की नैतिकता का आरंभ है ये, या फिर पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का है, या फिर वास्तववाद है, या फिर नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सहयोग की नैतिकता का आरंभ, सहयोग की नैतिकता का आरंभ है भाई। उसके बाद है प्रश्न 8 है भाई। देखिए, अगर आप इस प्रकार इन प्रश्नों को देखेंगे और एस्टेट में बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम करने में एक तो आसानी होगी, और आपको इसमें से प्रश्न रिपीट मिल सकते हैं, और आपको कंटेंट है जो एकदम से बिल्कुल बढ़िया दे रखा है, और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी होगी भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है भाई। एक माँ अपने बच्चे को, एक माँ है, अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले, क्या कह रही है भाई ये? एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट हो सकता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, वह सक्रिय होकर, एक्टिव होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। क्या कह रहा है भाई? एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी ही वह देखती है कि हर बार जब बच्चे के ललाट पर थपकियां दी जाती है तो वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करता है। एस्टेट 2018 का प्रश्न है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है किसका? भी प्रयास एवं त्रुटि का? नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। शास्त्रीय अनुबंधन ये हो सकता है, क्रिया प्रसूत ये भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक अधिगम ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, रिपीट हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 है। कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? एस्टेट 2018। आप खुद देख लो कि नहीं है वाले प्रश्न, इसमें भी 2 प्रश्न आ चुके हैं, और यहाँ पर भी अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं देखोगे तो आप देख लेना कि आपका समय भी बर्बाद होगा और प्रश्न का आंसर भी गलत होने के पूरे चांसेस रहेंगे। कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? एस्टेट 2018 में क्या सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार का सीखना, अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, और सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, या फिर आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन? ये कह रहा समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। समाजीकरण प्रक्रिया के आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन ये समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है, किसका प्रयोग कर रहा है? अर्थगत स्मृति का। क्या वो अर्थगत स्मृति का प्रयोग कर रहा है? क्या वह संवेदी पंजीयन स्मृति का प्रयोग कर रहा है? क्या वो प्रक्रियात्मक स्मृति का प्रयोग कर रहा है? क्या वह धारावाहिक स्मृति का प्रयोग कर रहा है? तो यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है धारावाहिक स्मृति का, धारावाहिक स्मृति का। उसके बाद है भाई प्रश्न नंबर 11 है।
नाटकीय खेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देख लो, अब फिर यही प्रश्न आ रहा है। अगर आप ये नहीं देखोगे तो आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नाटकीय खेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एस्टेट 2018 में आया प्रश्न है। सह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। नाटकीय खेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या यह सह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। यह संवाद रचना खेल के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है। यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है। कौन सा आंसर होगा भाई इसका, यह होगा भाई, यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है। ये नाटकीय खेल के बारे में कथन सही नहीं है भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, कोहलबर्ग। आप देखो किसको सबसे ज्यादा हमें किसको पढ़ना चाहिए, गार्डनर को, कोहलबर्ग को, पियाजे को, वाटसन को, स्किनर को और सैमुअल क्रिक को और BF स्किनर को और JB वाटसन को। इनको तो हमें जरूर से जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। और प्रयास एवं त्रुटि अभ्यास थोर्नडाइक को, हर बार थोर्नडाइक का प्रश्न आता है, स्टेनले हॉल का प्रश्न आता है और जीन पियाजे का आता है और वाइगोत्स्की का आता है, चोम्स्की का प्रश्न भी आता है। तो हमें इनको पढ़ करके जाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो और अगर नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। एस्टेट 2018 का प्रश्न है। पूर्व लौकिक नैतिकता का, पश्च लौकिक नैतिकता का, लौकिक नैतिकता का या फिर नैतिकता सापेक्षिक का। बताओ भी क्या होगा, पूर्व लौकिक नैतिकता का या फिर पश्च लौकिक नैतिकता का या लौकिक नैतिकता का या नैतिक सापेक्षिक का। तो इसका आंसर क्या होगा, लौकिक नैतिकता का। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका, अच्छा बालक अच्छी बालिका लौकिक नैतिकता होगा भाई, लौकिक नैतिकता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का। नवजात शिशु इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवजात शिशु से संबंधित कई जो एक्टिविटियां करता है उससे संबंधित प्रश्न आ जाता है भाई, उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। अब फिर यह है नहीं है, अगर इस नहीं को नहीं देखा ना तो एस्टेट भी नहीं हो जाएगा भाई। तो नहीं है एस्टेट 2018। आंख झपकना, क्या ये नवजात शिशु के रिफ्लेक्शन का एक प्रकार नहीं है। आंख झपकना, चूसना, क्या ये नहीं है। तैरना या फिर गाड़ी चलाना, तो कार चलाना ये इसका रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, एस्टेट 2018 में यह प्रश्न आया। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अनुदेशन के द्वारा और ये रचनात्मक योगात्मक ये हमें पढ़ने चाहिए भाई। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है, एस्टेट 2018 का प्रश्न है। तो वो कौन सा आकलन होता है, रचनात्मक आकलन होता है भाई। इस तरीके से हमने कुछ एस्टेट 2018 के PYQ क्वेश्चन किए। आपने देखा कि जो वर्ड हैं थोड़े टफ हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको बार बार देखेंगे, इस तरीके से अगर हम क्वेश्चनों को देख करके भी जाते हैं तो हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और हम अपने समय की बचत भी कर सकते हैं और हमें पता भी लग सकता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप इसी प्रकार से हमारी आने वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।